अस्सलामुअलैकुम डियर व्यूअर्स, लर्निंग विद उमर फ़ारूक में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के इंटरव्यू की तैयारी किस तरह से की जाती है और किन किन चीज़ों की हमें इंटरव्यू में ज़रूरत होती है और किन किन चीज़ों की को इंटरव्यू में हमें ख़ास तौर पे मद्देनज़र रखना चाहिए। सबसे पहले हम बात करेंगे कि इंटरव्यू की क्या अहमियत होती है। तो याद रखें, जितना टेस्ट अहमियत का हामिल है, टेस्ट से ज़्यादा टेस्ट पास होने के बाद सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो इंटरव्यू होता है, क्योंकि इंटरव्यू डिसाइड करता है कि सिलेक्शन के अंदर कोई बंदा कहाँ पर फॉल करेगा। तो लिहाजा पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन का जो इंटरव्यू है इसकी बहुत ज़्यादा अहमियत होती है। जो बंदा इंटरव्यू में मैक्सिमम मार्क्स लेता है, अमूमन ये तस्वुर किया जाता है कि वो सिलेक्शन के बिल्कुल नज़दीक तरीन पहुँच जाता है। इसमें मैं दोनों तरह से ही बात करूँगा। जनरल रिक्रूटमेंट के हवाले से भी बात करेंगे हम कि जो 100 नंबर का पेपर होता है उसका इंटरव्यू किस तरह से होता है, और जो कम्पेटिटिव एग्ज़ाम होता है, पीएमएस है या सीएसएस है, उसका इंटरव्यू किस तरह से होता है। तो ये वीडियो एक जनरल इंटरव्यू की प्रिपरेशन के हवाले से होगा, और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि अगर आप वीडियो के एंड तक बने रहेंगे तो वो ख़ास बातें या वो बुनियादी बातें जो एक इंटरव्यू के लिए ज़रूरी होती हैं उनका आपको पता चल जाएगा। और इस वीडियो को बनाने का ख़ास तौर पे मकसद ये है कि वो लोग जो न्यू हैं, जो न्यू अपीयर होते हैं इंटरव्यूज़ के अंदर, उनको बहुत सी चीज़ों का पता नहीं होता है, ताकि उनको पता चल जाए कि इंटरव्यू में किस तरह से हम अपीयर होते हैं। चूँकि मैंने बहुत ज़्यादा इंटरव्यूज़ दिए हैं, कम्पेटिटिव एग्ज़ाम के भी और सिंगल पेपर के भी इंटरव्यू दिए हैं, तो इसलिए मैं उन सारी चीज़ों को जो कि मेरे ज़ाती एक्सपीरियंस के ऊपर हैं और जिनको मैंने अपने सीनियर से या मुख्तलिफ़ लोगों से सीखा है वो आपसे डिस्कस करूँ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि पैनल का इंट्रोडक्शन, जो पब्लिक सर्विस कमीशन का पैनल होता है उसमें कितने लोग शामिल होते हैं। अमूमन जो हमारी जनरल रिक्रूटमेंट होती है पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन में, इसमें जो पैनल के मेंबर्स होते हैं वो अमूमन 3 से 5 तक होते हैं। ये वेरी करता है, मिनिमम 3 हो सकते हैं और मैक्सिमम 5 हो सकते हैं, सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करेगा। इस पैनल को जो हेड कर रहा होता है वो अमूमन जो है वो चेयरमैन कहलाता है उस पैनल का, और वो पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन का मेंबर होता है। यानी मेंबर पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन का होता है, लेकिन चूंकि वो इंटरव्यू के पैनल को हेड कर रहा होता है तो वो उस पैनल का चेयरमैन कहते हैं। इसके अलावा जिस डिपार्टमेंट में जॉब आती है उस डिपार्टमेंट में से एक नुमाइंदे को बुलाया जाता है, जिसको डीआर कहते हैं, यानी डिपार्टमेंटल रिप्रेजेंटेटिव कहते हैं। वो एक भी हो सकता है, वो दो भी हो सकते हैं। इसके साथ एक बंदा साइकोलॉजिस्ट होता है। बाज़ औक़ात जॉब नेचर के मुताबिक वो होता भी है पैनल के अंदर, बाज़ औक़ात वो नहीं भी होता। अगर तो लेक्चरर की पोस्ट है या सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट की पोस्ट है या सब्जेक्ट रेलेवेंट कोई पोस्ट है तो उस सब्जेक्ट का बंदा भी बुलवा लिया जाता है। मतलब लेक्चरर मैथमेटिक्स की है या उर्दू की है या इंग्लिश की है तो उस बंदे को भी बुला लिया जाता है। उसके साथ अगर कोई और सीट है, जिस तरह असिस्टेंट की सीट है या और किस तरह की सीट है, तो उसमें अंग्रेज़ी वाले बंदे को या करंट अफेयर वाले को बंदे को भी बुला लिया जाता है। तो इस तरह ये जो पैनल है ये 3 से 5 बंदों के ऊपर होता है, और इसमें डीआर जो है वो तो होता है, हर इंटरव्यू के अंदर एक डिपार्टमेंटल रिप्रेजेंटेटिव होता है उसके अंदर। अब हम बात करते हैं कि जो इंटरव्यू है जनरल रिक्रूटमेंट का, इसके कितने मार्क्स होते हैं। तो जो हमारा जनरल इंटरव्यू है वो 100 नंबर का होता है पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन में, यानी 100 नंबर का टेस्ट होता है और 100 नंबर का इंटरव्यू होता है। और जो हमारा पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन में पीएमएस इम्तिहान होता है उसका 200 नंबर का इंटरव्यू होता है, यानी 100 नंबर का इंटरव्यू होता है और 100 नंबर का जो है वो साइकोलॉजिकल एग्जामिनेशन होता है। इस तरह अगर हम सीएसएस की बात करें तो उसमें हमारा जो इंटरव्यू वो 300 मार्क्स का होता है, जिसमें 100 का जो है वो साइकोलॉजिकल असेसमेंट का एग्ज़ाम होता है और 200 का वाइवा होता है।
और जो FPSC की यानी फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की जनरल रिक्रूटमेंट होती है, जिसमें 100 मार्क्स का टेस्ट होता है, उसमें इंटरव्यू जो होता है वो 200 मार्क्स का होता है। 100 का उसमें साइकोलॉजिकल असेसमेंट एग्ज़ाम नहीं होता है। अब हम बात करते हैं कि जो इंटरव्यू के अंदर पार्ट्स हैं उसको मैंने अपने तौर पे दो हिस्सों में डिवाइड किया है, जिसको असेंशियल्स ऑफ इंटरव्यू कहते हैं। एक को मैंने अपने तौर पे एक्सटर्नल का नाम दिया और एक को मैंने अपने तौर पे इंटरनल्स का नाम दिया। अब हम बात करेंगे कि एक्सटर्नल्स क्या होते हैं इंटरव्यू के और इंटरनल्स क्या होते हैं, यानी एक्सटर्नल्स में हमें किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए इंटरव्यू में, और इंटरनल्स में हमें किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए इंटरव्यू में। एक्सटर्नल्स की जहाँ तक बात है तो सबसे पहली बात जो है वो आपकी डॉक्यूमेंटेशन है, यानी जो आप डॉक्यूमेंट हैं आपके पास। अगर आपका पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन में टेस्ट पास हो गया है और जो चीज़ें उन्होंने ऐड के अंदर शामिल की थी, अगर वो डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं है तो आप रिजेक्ट तस्वर किए जाएंगे। तो डॉक्यूमेंटेशन जो आपकी है वो पूरी हो जानी चाहिए, पूरी होनी चाहिए, जो पब्लिक सर्विस कमीशन को रिक्वायर्ड थी जब उन्होंने एडवर्टीज़मेंट दी थी। दूसरे नंबर के ऊपर डॉक्यूमेंट के बाद जब चेक करते हैं, आप जाते हैं ऑफिस के अंदर पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन में, तो वहाँ पर डॉक्यूमेंट आपके चेक करते हैं। डॉक्यूमेंट चेक होने के बाद अगला मरहला होता है कि आपने पैनल के सामने जाना होता है। तो पैनल के सामने जाने से पहले जितनी चीज़ें हम बात करेंगे उनको मैंने एक्सटर्नल्स का नाम दिया। इसमें क्लॉथिंग है आपकी, कि आपने कपड़े किस तरह से पहनने हैं, तो याद रखें सादा लिबास पहने, वो लिबास पहने जो हर आँख को भा जाए, जो बहुत ज़्यादा भड़कीला ना हो। अगर आप मेल हैं तो आप पैंट शर्ट का इस्तेमाल करें, और पैंट शर्ट का जब आप इस्तेमाल करेंगे तो 2 पीस का इस्तेमाल करें, पैंट शर्ट प्लस कोट, और उसमें टाई का ज़रूर, आप टाई ज़रूर लगाएं। अगर आप शलवार कमीज़ यूज़ करते हैं तो फिर आप सादा शलवार कमीज़ इस्तेमाल करें और वेस्ट कोट को ज़रूर आप पहनें। याद रखें कि जो लिबास है आप वो मौसम के मुताबिक पहनें, जिस तरह का मौसम हो उस लिहाज से आप जो है ना लिबास को ज़ेब-ए-तन करें। अब बाज़ औक़ात ये देखा गया इंटरव्यूज़ के अंदर के लोगों का कोट के ऊपर डिज़ाइनिंग होती है, या मुख्तलिफ जो वो कपड़े पहन के जाते हैं उन पे डिज़ाइनिंग होती है, तो ये एक अच्छा नहीं है। आप सिंपल लिबास का इस्तेमाल करें जो हर आँख को अच्छा लगे। इंटरव्यू देने के लिए जब जाते हैं मेल, तो वो आप कोशिश करें कि इंटरव्यू की कॉल जो है वो हफ़्ता पहले पता चल जाता है, तो वो अपने हेयर की कटिंग को करवा लें। अच्छे हेयर कट होना चाहिए, बहुत बड़े बाल नहीं होने चाहिए। आप इंटरव्यू से 2 या 4 या 5 दिन पहले बालों को कटवा लें ताकि वो दुरुस्त सिमत में आ जाएँ, वो ठीक हो जाएँ। शूज़ आप वो इस्तेमाल करें जिनसे आवाज़ कम से कम पैदा हो, चूँकि फ़र्श होता है तो जब आप एंटर होते हैं इंटरव्यू पैनल के सामने तो टक टक की आवाज़ जो है वो बहुत कम से कम आनी चाहिए। याद रखें आप परफ्यूम का इस्तेमाल ना करें, ये एक अच्छा नहीं होता। मेरे ख़्याल में परफ्यूम का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए और परफ्यूम से आप अवॉइड करें। जब आप इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं तो वहाँ पर काफ़ी लोग होते हैं, 10 से 15 लोग वहाँ मौजूद होते हैं, तो आपस में कोशिश करें कि आप डिस्कशन कम से कम करें, क्योंकि ऐसा करने से कन्फ्यूजन लेवल जो है वो बढ़ जाता है। उसके बाद आप कोशिश करें कि जो उस दिन का न्यूज़पेपर है आप उसे ज़रूर पढ़ें, उसको ज़रूर गो थ्रू करें अगर आपको मौका मिलता है तो। आप जब पैनल के सामने जाते हैं तो आप सलाम करके जाइए, इजाज़त मांग के जाइए उनसे। फिर उसके बाद आपको एक प्रॉपर पता होना चाहिए कि हमने पैनल के सामने किस तरह से बैठना है, सिटिंग का अंदाज़ हमारा क्या होना चाहिए। मैं आपको वीडियो के एंड के ऊपर ये बताऊंगा कि किस तरह से बैठना है, एक कैंडिडेट को इंटरव्यू पैनल के सामने किस तरह से बैठना चाहिए। आपका हमेशा स्माइलिंग फेस होना चाहिए। सवाल आता है नहीं आता वो हम उस पर बाद में बात करेंगे। स्माइलिंग फेस के साथ, एक हशाश बशाश फेस के साथ आपको जाना चाहिए। अगर लेडीज़ हैं, लेडी कोई इंटरव्यू के लिए जा रही है तो हमें पता है कि हमारे यहाँ चूँकि ज़्यादातर शलवार कमीज़ का इस्तेमाल किया जाता है, और लेडीज़ जो है वो कोशिश करें कि कम से कम मेकअप का इस्तेमाल करें, लिपस्टिक या इस तरह की चीज़ों से अवॉइड करें, कम से कम उसका इस्तेमाल करें। और जो लिबास और परफ्यूम का, जिस तरह मैंने पहले कहा कि कोई भी इस तरह का परफ्यूम नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। अल्लाह ताला के ऊपर यकीन करें, और वो बुनियादी चीज़ें जो मैंने जिनको एक्सटर्नल्स का नाम दिया, यानी जो इंटरव्यू से पहले आपने करनी होती है, उनको आप ठीक तरीके से करें। अब हम बात करते हैं मेन चीज़ की, जो जिसको मैंने
अपने तौर पर इंटरनल्स का नाम दिया था। इसमें सबसे जो बुनियादी चीज़ है, जब आप एंटर होते हैं पैनल के सामने आप जाते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो बड़ा बड़ा कंसीडर करता है, क्योंकि जब जैसे ही आप डोर के अंदर एंटर होते हैं तो जितने भी लोग वहाँ बैठे होते हैं, वो 3 हैं या 5 हैं, वो आपके फेस की तरफ देखते हैं। जब वो आपके फेस की तरफ देखते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि वो आपके एक्सटर्नल्स को जज करने की कोशिश कर रहे हैं। आपका हेयर कट है, जिस तरह मैंने एक्सटर्नल्स में बात की, आपने परफ्यूम लगाया हुआ है नहीं लगाया हुआ, आपके जो कपड़ों की रंगत है, या आपने जो लिबास ज़ेबतन किया हुआ है वो किस तरह का है, ये सारी चीज़ों को वो नोट करते हैं। आपके फेशियल एक्सप्रेशंस को नोट किया जाता है। आपका आई कांटेक्ट जो है वो बहुत ज़्यादा नोट किया जाता है कि आप किस आई कांटेक्ट से सारे लोगों को देख रहे हैं। तो इसके ऊपर हम बात भी करेंगे बड़ी डिटेल के साथ। अब आप बैठते हैं तो मैंने जिस तरह आपसे कहा है कि जब आप पैनल के सामने बैठते हैं तो वो क्या अंदाज़ होगा, वो उसको मैं शेयर करूँगा तस्वीरों के अंदर कि वो एक कैंडिडेट को इंटरव्यू पैनल के सामने किस तरह से बैठना चाहिए। अब आप जब पब्लिक सर्विस कमीशन के इंटरव्यू के लिए रूम में जाते हैं तो जब आप बैठ जाते हैं तो जो सबसे पहले आपका सामना करना पड़ता है वो आपको जो उस पैनल का चेयरमैन होता है, जो मेंबर होता है पब्लिक सर्विस कमीशन का, उसका सामना होता है। वो आपके सामने बिल्कुल बैठा हुआ होता है। उसका अंदाज़ जो होता है आपसे सवाल करने का वो 2-3 तरह से हो सकता है। अमूमन वो आपसे आपके सेल्फ़ इंट्रोडक्शन के बारे में पूछता है। उसके पास आपके सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं। उसके पास आपका सारा बायोडाटा फॉर्म होता है जो आपने फ़िल किया होता है। उसके पास आपके टैक्स के मार्क्स होते हैं, सारी डिटेल जो आपकी है वो उसके पास होती है। अमूमन जो आपसे वो इंट्रोडक्शन मांग रहा होता है वो ज़्यादातर केसेस के अंदर यही कहा जाता है कि अपना तारुफ करवाइए या इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। बाज़ औक़ात वो ये नहीं कहता है, आपके सामने एक पेपर रख देते हैं कि पेपर के ऊपर अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाइए। या तीसरा तरीका वो ये अपनाते हैं कि ना तो वो आपके सामने पेपर रखते हैं, ना आपसे वो पूछते हैं कि इंट्रोड्यूस करवाइए अपने आप को, बल्कि आपके बारे में ख़ुद ही बता देते हैं। वो जो आपका बायोडाटा फॉर्म होता है कि आपका नाम ये है, आप यहाँ से आए हैं, आप ये करते हैं वगैरह वगैरह, वो आपके सारे चीज़ों का आपको बता देते हैं, ख़ुद ही बता देते हैं। फिर अगला फर्दर आपके पास सवाल करते हैं। अगर तो वो ये ना बताए तो आपके पास एक अच्छा मौका होता है कि आप अपना इंट्रोडक्शन ख़ुद से करवाएं। आप अपना नाम बताएं, आप किस जगह से आए हैं वो बताएं, किस फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं वो बताएं, क्या तालीम है आपकी आप वो बताएं। अगर आपके एकेडमिक के अंदर, आपकी तालीमी काबिलियत के अंदर कोई डिस्टिंक्शन है, जिस तरह आपने कोई बोर्ड टॉप किया हुआ है, कोई पोजीशन ली हुई है, या किसी बेहतरीन इदारे से पढ़े हुए हैं, तो आप उसका ज़िक्र ज़रूर करें उसके अंदर। और जो आपका इंट्रोडक्शन है वो विद इन 1 मिनट या 1.5 मिनट हो जाना चाहिए, और डैट शुड बी वेरी कॉम्प्रिहेंसिव और शॉर्ट होना चाहिए, ताकि आपके इंट्रोडक्शन को लेकर के उन पैनल के अंदर, और ख़ास तौर पे जो पैनल का चेयरमैन है उसके अंदर एक क्विस्ट पैदा हो कि मैं इससे सवाल पूछूं, वो आप में इंटरेस्टेड हो। तो जो इंट्रोडक्शन होता है वो आपको ये मौका फ़राहम करता है कि आप क्विस्ट पैदा करें उन लोगों के अंदर कि वो आपसे सवाल करें, वो आप में इंटरेस्ट लेना शुरू कर दें। जब आप में वो इंटरेस्ट लेना शुरू कर देंगे तो फिर आप जो है ना इंटरव्यू लेने वाले को अपने मुताबिक मोल्ड कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। सेल्फ़ इंट्रोडक्शन के बाद आपको अपने डिस्ट्रिक्ट का नॉलेज होना चाहिए कि आप जिस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं उसमें किस कस्बे से बिलोंग करते हैं, क्या क्या चीज़ें वहाँ पर मशहूर पाई जाती हैं, क्या क्या पॉलिटिकल शख्सियात वहाँ पर मशहूर हैं, और वो इलाका किस वजह से मशहूर है, उसकी वजह शोहरत क्या है। आपको अपने डिस्ट्रिक्ट के अंदर टाउन्स जो हैं, या जितनी फसलें हैं, या कोई दरिया बहते हैं, या कोई इन्वेडर वहाँ पर आए हैं, हमला आवर आए हैं, या वहाँ पर कोई कास्ट जो हैं वो मशहूर हैं, वहाँ पर जो फेमस पर्सनैलिटीज़ हैं, वहाँ पर टॉम्ब्स कोई है, श्राइन्स हैं, वहाँ बिजली घर लगे हुए हैं। यानी आपके डिस्ट्रिक्ट के अंदर, जिस डिस्ट्रिक्ट से आप बिलोंग करते हैं, उसके मुताबिक जितनी भी रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन है उसका आपको पता होना चाहिए। उसकी वजह यह है कि जितने भी पैनल के मेंबर्स होते हैं वो ब्यूरोक्रेसी से ताल्लुक़ रखते हैं, और उन्होंने सर्व किया होता है मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट के अंदर जाके, तो लिहाजा वो बेहतर तरीके से जानते हैं डिस्ट्रिक्ट की इंफॉर्मेशन को। तो आपको अपने ज़िले के बारे में अच्छी जानकारी होनी चाहिए। इसके बाद जो चीज़ आती है वो आती है क्वालिफ़िकेशन रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं। आप जिस डिग्री के ऊपर आपने अप्लाई किया है,
जिस तरह मैंने बात की है कि अगर आपने लेक्चरर के लिए अप्लाई किया तो आपकी मास्टर्स क्वालिफ़िकेशन होगी एट लीस्ट, एमफिल या पीएचडी भी हो सकती है। तो उर्दू है, इंग्लिश है, जर्नलिज़म है, मैथमेटिक्स है, कोई भी आपका सब्जेक्ट है तो क्वालिफ़िकेशन रिलेटेड आपसे सवालात ज़रूर पूछे जाएंगे। तो आपको अपनी क्वालिफ़िकेशन के मुताबिक, अपनी क्वालिफ़िकेशन के मुतालिक आपको सवालों का पता होना चाहिए और आपको गिरफ्त होनी चाहिए अपनी क्वालिफ़िकेशन में जो आपने सब्जेक्ट्स पढ़े हुए हैं। उसके बाद जो अगला एक की एरिया होता है जिसको टच किया जाता है वो होता है जॉब रेलेवेंट क्वेश्चन, यानी जिस इदारे में वो जॉब आई है, वो अगर हायर एजुकेशन में है या वो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में है या वो एंटी करप्शन में है या वो पुलिस में है या वो सर्विसेज एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन में है, यानी जिस डिपार्टमेंट में वो जॉब आई है उस जॉब के रेलेवेंट आपसे सवाल ज़रूर पूछे जाएंगे। क्योंकि डिपार्टमेंट रिप्रेजेंटेटिव दरमियान में मौजूद होता है तो वो आपसे सवालात पूछ सकता है। तो ये जो 4 एरियाज़ मैंने आपको बताए हैं कि आपका जो सेल्फ़ इंट्रोडक्शन है वो बहुत अच्छा होना चाहिए, डिस्ट्रिक्ट की इन्फॉर्मेशन आपको बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्वालिफ़िकेशन रेलेवेंट जो क्वेश्चन है वो आपको आने चाहिए, जॉब रेलेवेंट क्वेश्चन जो है उनको आपका पता होना चाहिए, और प्लस जो करंट अफेयर चल रहा है हमारा, जनरल नॉलेज या करंट अफेयर है, उसका भी आपको पता होना चाहिए। अब ये जो सारी चीज़ें हैं इसमें जो मैं आपको की पॉइंट बताता चलूँ, याद रखिएगा इंटरव्यू कभी भी किसी शख्स की जो इल्म होता है उसका नहीं होता है, बल्कि इंटरव्यू उस चीज़ का होता है जो आप उनको बता रहे होते हैं। जो आप उनको बताएंगे उसी के ऊपर ही आपसे सवाल को पुट किया जाएगा। मिसाल के तौर पे अगर आप ये बताते हैं कि आपने मास्टर्स बॉटनी में किया हुआ है तो आप उनको ये बता रहे हैं कि बॉटनी के ऊपर आपसे सवालात पूछे जाएँ। अगर आपने उनको ये बता दिया है कि आप किसी ख़ास डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं जो डिस्ट्रिक्ट किसी वजह से मशहूर है तो आप से उस चीज़ के बारे में सवालात पूछे जाएंगे। यानी जो आप जवाब देंगे अमूमन उसी में से अगले सवालात किए जाते हैं। और कोशिश करें कि आप जो जवाब दे रहे हैं उसको किसी ऐसी जगह के ऊपर आके छोड़ें कि जिसका आपको जवाब मालूम हो। मिसाल के तौर पे अगर वो आपसे ये पूछते हैं कि बॉटनी की डेफिनेशन क्या है या ज़ूलॉजी की डेफिनेशन क्या है या जर्नलिज़म की डेफिनेशन क्या है, तो आप उस डेफिनेशन को एंड वहाँ पर करें जहाँ पर उनके अंदर एक क्विस्ट पैदा हो और वो आपसे वहाँ से ही अगला सवाल पूछे जिसका जवाब आपको आता हुआ हो। तो ये जो है एक की मैंने आपको पॉइंट बताया है। दूसरा जो इंटरव्यू में चीज़ों को नोट किया जाता है, मैंने जिस तरह आपसे बात की है कि इंटरव्यू कभी भी किसी की अलमियत का नहीं होता है, यानी उसके इल्म का इंटरव्यू नहीं होता, उसके नॉलेज का इंटरव्यू नहीं होता कि वो कितना आलिम फाजिल है, बल्कि ये इस बात का इंटरव्यू हो रहा होता है कि ये जो बंदा आपके सामने बैठा हुआ है, जो ये बातचीत आपके सामने कर रहा है, जो आप पैनल के सामने बातचीत कर रहे हैं, वो बातचीत कितनी अथेंटिक है, फैक्ट्स एंड फिगर के ऊपर है, और कितने वसूख के साथ वो बातचीत आप उनको बता रहे हैं। अब जो चीज़ें आप उनको बता रहे हैं उर्दू में बताएं या अंग्रेज़ी ज़ुबान में बताएं, जिस ज़ुबान का भी आप सहारा ले रहे हैं वो ज़ुबान आपकी अच्छी होनी चाहिए। यानी आप जो बातचीत कर रहे हैं उनके साथ उसमें आप उर्दू बोल रहे हैं या अंग्रेज़ी ज़ुबान का सहारा ले रहे हैं, तो आप उर्दू भी अच्छी बोलें, आप अंग्रेज़ी भी अच्छी बोलें। अगर आपकी वो कोई इलाकाई ज़ुबान में आपसे सवाल करते हैं तो आप कोशिश करें कि उसका जवाब उसी लैंग्वेज में दें जिस लैंग्वेज में जिस ज़ुबान में आपसे वो सवाल पूछा जा रहा है। एक जो और मैं हम बात यहाँ पर करता चलूँ आपसे, बाज़ औक़ात जो कई लोग होते हैं वो एक जॉब कर रहे होते हैं, गवर्नमेंट की जॉब कर रहे होते हैं और उसके बाद अगली जॉब के लिए जाते हैं। जिस तरह मेरे कई दोस्त पीएमएस मेरे साथ किया या सीएसएस के अंदर अपीयर हुए तो वो ऑलरेडी जॉब्स कर रहे थे, तो वो एनओसी लेके अप्लाई करते हैं। तो वहाँ उनसे ये एक सवाल बहुत बार पूछा जाता है कि आप पहले फ़लाँ जॉब कर रहे हैं तो आप क्यों इस जॉब में आना चाहते हैं। यानी वो पैनल ये देखना चाहता है कि इसकी नेचर जो है वो किस तरह की है, यानी ये जॉब पिछले वाली क्यों छोड़ना चाहता है, क्या ये डिससेटिस्फाई है उस जॉब के साथ, या ये अपना डिफेंस में क्या पेश करता है, वो ये जॉब क्यों छोड़ के रोटेशन ऑफ जॉब में क्यों आना चाहता है। याद रखें ये एक बड़ा टर्निंग पॉइंट होता है। और कई लोग ऐसे होते हैं कि जो एक जॉब के अंदर काम कर रहे होते हैं और फिर वो दूसरी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, एक्सेल करना चाहते हैं, या किसी वजह से वो समझते हैं कि ये जॉब उनके लिए, ये प्लेस उनके लिए ठीक नहीं है, वो आगे जाना चाहते हैं। तो इसमें हर्ज वाली कोई बात नहीं होती, लेकिन आपको डिफेंसिव होना पड़ेगा और मस्बत तरीके से आपको अपनी मौजूदा जॉब को भी मस्बत तरीके से देखना चाहिए
कि आप उसमें किसी भी तरह में मिसफिट नहीं हैं, बल्कि आपको पॉजिटिविटी का मुजाहिरा करते हुए आपने जवाब देना होता है कि मैं पॉजिटिव हूँ अपनी रीसेंट प्लेस के ऊपर भी, लेकिन मैं ये समझता हूँ या मेरे अंदर इस तरह की कैपेबिलिटी मौजूद है या ये मैं एबिलिटी रखता हूँ कि अगर मुझे इस जो करंट जॉब है जिसमें मैंने अप्लाई किया हुआ इसमें मुझे मौका मिलता है तो मैं अपनी सलाहियतों को अच्छे तरीके से बरॉयकार ला सकता हूँ, मैं ये समझता हूँ और मैं बेहतर तरीके से सर्व कर सकता हूँ। तो आपने हर उस सवाल का जो नेगेटिव तरीके से पूछा जाए आपने उसमें से पॉजिटिव तरीके से उनको जवाब देना है, ताकि आपकी जो कंसिस्टेंट नेचर है उसका पता चले। और यही एक इंटरव्यू पैनल आपसे जज करने की कोशिश कर रहा होता है कि ये बंदा जिसको हम इंडक्ट करने के लिए जा रहे हैं किसी जॉब के अंदर, जो न्यू जॉब के अंदर करने जा रहे हैं, तो ये उसमें किस तरह से परफॉर्म करेगा। और सबसे जो अहम चीज़ है, जब चेयरमैन आपसे सवाल कर लेता है तो फिर वो डीआर जो डिपार्टमेंट रिप्रेजेंटेटिव होता है वो भी आपसे सवाल करते हैं, अगर कोई साइकोलॉजिस्ट है तो वो भी आपसे सवाल करते हैं, अगर कोई करंट अफेयर वाला है तो वो भी आपसे सवाल करेगा, अगर कोई सब्जेक्ट वाला आदमी बैठा हुआ है तो वो भी आपसे सवाल करेगा। अब बेहतरीन तरीका ये होता है, मैं सिटिंग जो मैंने कहा है अरेंजमेंट, वो भी उसकी भी पिक्चर शेयर करूँगा, कि आपने जो बंदा आपसे सवाल पूछ रहा है आपने अपना आई कंटेक्ट, मेन आई कंटेक्ट आपने उसी बंदे के साथ रखना है, और जो बाकी लोग बैठे हुए हैं आपने आई कांटेक्ट में उनको भी लेना है अपने साथ। ये नहीं है कि अगर आपसे कोई 5 मिनट बात कर रहा है या 2 मिनट बात कर रहा है तो आप उसी तरफ ही देखते रहें, बाकियों को आप इग्नोर कर दो, तो इसका मतलब है बाकियों की तो अहमियत आपने नॉल एंड वाइड कर दी है। तो आप बाकियों को भी आई कांटेक्ट में लें, लेकिन उन पर सरसरी सा आई कांटेक्ट में लें, और जो बंदा आपसे सवाल कर रहा है आप उसको ज़्यादा आई कांटेक्ट में लें। एक बात एक बात मैं आपको ये भी बताता चलूँ, जब मैं आपको सिटिंग की पिक्चर शेयर करूँगा तो आप याद रखिएगा कि एक सिटिंग जो होती है एक कैंडिडेट की, वो एक ख़ास सिटिंग होती है और उसमें उसको कम से कम इशारों का इस्तेमाल करना होता है। ये नहीं, बाज़ कैंडिडेट ये होते हैं ओवर एक्साइटेड होकर इशारों का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं या पैनल के साथ कंट्रडिक्शन के अंदर चले जाते हैं। आप ज़रूर जाएँ पैनल के अंदर कंट्रडिक्शन में, लेकिन अपनी बॉडी लैंग्वेज और अपनी जो आप बातचीत कर रहे हैं उनको इतना नरम रखें, स्माइलिंग फेस रखें कि जो आपकी कंट्रडिक्शन है पैनल के साथ किसी भी बात पे अगर हो गई है तो उनको इस बात का पता चल जाए कि ये बच्चा ठीक कह रहा है, लेकिन आप इस तरह नहीं करें कि आप ये कह दें कि आप बिल्कुल गलत हैं, ऐसा नहीं, बल्कि आप ये कहें कि मेरा ख्याल ये है कि अगर इन बातों को इस तरह से लिया जाए तो ये और बेहतर हो सकती हैं, मेरा मेरा मानना ये है या मेरा ख्याल ये है, लेकिन वर्दी पैनल का अपना एक ओपिनियन है या वर्दी मेंबर का अपना एक ओपिनियन है इस बारे में, लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर इन चीज़ों को इस तरह से कर लिया जाए तो वो और बेहतर हो सकती हैं। तो आप कंट्राडिक्शन में जाएं, लेकिन इन अ लाइट वे, ताकि ताकि जो पैनल है वो आपकी बात को समझ भी सके और उसको ये ना लगे कि ये जो बंदा हमारे सामने बैठा हुआ है बड़ा र्यूड किस्म का है या बड़ा एरोगेंट किस्म का बंदा है। तो आप इस तरह ना करें। बड़े मैंने ये ऐसे देखे हैं कि वो फिर पैनल जो है पर्सनल हो जाता है, पर्सनलाइज कर लेता है चीज़ों को और वो बंदे को फेल कर देता है, ये नंबर बहुत कम देता है जिसकी वजह से सिलेक्शन हो नहीं पाता। तो अपनी बॉडी लैंग्वेज को आप बिल्कुल ठीक रखें, कंफ्यूज तो बिल्कुल भी नहीं होना जी, क्योंकि इंटरव्यू एक बातचीत है। आप दूसरे बंदे को कायल करने की कोशिश कर रहे हैं, वो आपसे सवाल कर रहे हैं, आप उनको कायल करने की कोशिश कर रहे हैं, वो आपको हायर करने के लिए जा रहे हैं, तो साफ ज़ाहिर है जब आप किसी बंदे से कोई चीज़ लेने के लिए जा रहे हैं तो फिर उसके मुताबिक थोड़ा सा अपने आप को लीनियंट करना पड़ता है, क्योंकि हमने उनसे कोई चीज़ लेनी है, उन्होंने हमसे कोई चीज़ नहीं लेनी है। तो बस ये जो वे होता है इसको एक कैंडिडेट को समझना चाहिए। तो अपनी लैंग्वेज में आप प्रोफिशेंट रहें, लैंग्वेज जो अच्छे अल्फाज का इस्तेमाल करें, वेदर आपको अंग्रेज़ी आती है या उर्दू आती है। अगर आप बाईलिंगुअल रहते हैं तो बड़ा अच्छा है। अगर आप एक लाइन अंग्रेज़ी आपने बोल दी है तो आप समझते हैं कि आप अगली लाइन अंग्रेज़ी वाली अच्छे तरीके से नहीं बोल सकते या आप में वो फरावानी नहीं है, वो फ्लुएंसी नहीं है, तो आप उर्दू में बता दें। तो इससे कोई मुज़ाहिका नहीं होता है कि आपसे अंग्रेज़ी में सवाल पूछा गया है तो आप उसका ज़रूरी नहीं है कि अंग्रेज़ी में ही जवाब दें। हाँ, अलबत्ता आप उसका अंग्रेज़ी में थोड़ा सा बोल के बता दें उनको, अगर आपको नहीं आ रहा तो आप उसको उर्दू में बता दें, लेकिन वेल एक्सप्लेन्ड होना चाहिए और वो जो आपकी बात है वो एक नपी तुली होनी चाहिए और पैनल आपसे कायल हो जाए। आप वो ये समझ ले कि ये बच्चा या जो जो बंदा हमारे सामने बैठा हुआ है ये राइट पोजीशन पे है और हमने इसको रखना है, यानी आपने पैनल के दिल में अपनी जगह पैदा करनी होती है। उसके बाद जो है कि सवालों का जवाब किस तरह से देना है, तो बाज़ औक़ात जो पैनल होता है वो कैंडिडेट को प्रेशराइज़ करता है। जिस तरह मैंने कहा कि कई लोग आते हैं
उन्होंने 2 या 3 जगहों पे जॉब्स पहले गवर्नमेंट की होती हैं, तो फिर वो एक चौथी जॉब या तीसरी जॉब के ऊपर अप्लाई करते हैं, तो पैनल चढ़ाई कर देते हैं उनके ऊपर। पैनल का जो चेयरमैन है या कोई मेंबर है वो चढ़ाई कर देते हैं। डिपार्टमेंटल रिप्रेजेंटेटिव भी चढ़ाई कर सकते हैं उनके ऊपर। तो वो एक ट्रिकी किस्म के क्वेश्चंस पूछते हैं, जो ज़ाहिरन जो है वो एक तरह का पैराडॉक्स बन जाते हैं। लेकिन उनको किस तरह से आप डिफेंड करोगे ये कैंडिडेट के ऊपर होता है, और कि किस तरह से वो उनका आंसर देते हैं। मसलन आप ये जॉब क्यों करना चाहते हैं, या हम आपको ही इस जॉब के ऊपर क्यों रखें, क्योंकि आप पहले भी 2 जगह या 3 जगहों के ऊपर जॉब कर चुके हैं, वो भी आपका सेम स्केल है, और जिस जगह पे आपने अप्लाई किया वो भी आपका सेम स्केल है, तो क्यों आप ये चाहते हैं। या बाज़ औक़ात एक, जिस तरह हम कंपेटिटिव एग्ज़ाम की बात करें तो एक बंदा लेक्चरर होता है या एक बंदा किसी 17 स्केल के ऊपर पहले काम कर रहा होता है, तो सेम वो 17 स्केल की पोस्ट के लिए अप्लाई करता है, तो वो ज़रूर ये सवाल पूछते हैं कि आप सेम स्केल के ऊपर काम कर रहे हैं, तो क्या आप यहाँ रिश्वत या बेईमानी करने के लिए आना चाहते हैं। तो ये वो टर्निंग पॉइंट होता है कि आप पैनल को किस तरह से कायल करते हो। और याद रखिए एक अहम बात, पैनल का जो चेयरमैन होता है वो आपकी जो बातचीत है, जब आप कमरे के अंदर आते हैं तो उसे काफ़ी हद तक चीज़ों का पता चल जाता है। जब वो आपसे बातचीत करता है तो उसको पता चल जाता है कि ये बंदा जिससे मैं बातचीत कर रहा हूँ ये किस कैलिबर का है। जब आप अपना मुंह खोलते हैं या कोई भी कैंडिडेट अपना मुंह खोलता है तो उनको काफ़ी हद तक अंदाज़ा हो जाता है। बस 2 या 4 या 5 जो सवालात आपके वो कर रहे होते हैं उनसे वो क्लियर कर लेते हैं कि इस बंदे को हमने कितने मार्क्स देने हैं, या किस टेम्पो का ये बंदा है, किस कैलिबर का बंदा है। तो जिस तरह से आप सवालों के जवाब दे रहे होते हैं वो विद इन 2 और 3 मिनट्स वो क्लियर हो जाता है। फिर जो मार्क्स गेम होती है, जो मार्क्स इन्हांस करने वाली गेम होती है, वो आपकी आर्गूमेंटेशन होती है कि आप किस तरह से आर्गू कर रहे होते हैं, सवालों को जवाब किस तरह से दे रहे होते हैं, तो क्लियर हो जाता है। हमेशा पॉजिटिव रहें सवाल का जवाब देते हुए। अगर कोई नेगेटिव सवाल भी है, मसलन आपसे कोई वो वीकनेस पूछ लेता है कि आपकी वीकनेस क्या है, तो इससे मुराद ये नहीं है कि आपने ये बताना शुरू कर देना कि मैं सिगरेट पीता हूँ, या मैं रात को देर से जागता हूँ, या मैं ये करता हूँ। इसको भी आपने पॉजिटिव वे के अंदर उनका जवाब देना है। और जिस तरह मैंने आपसे कहा है कि अगर कॉन्ट्रडिक्ट करना भी पड़ता है पैनल के साथ, तो आप उनकी राय को मुकद्दम रखते हुए, उनके जो ओपिनियंस हैं उनको मुकद्दम रखते हुए आपने अपनी राय देनी है कि मैं समझता हूँ कि ये चीज़ों को अगर इस एंगल से देखा जाए तो हो सकता है इनमें कुछ बेहतरी का इम्कान हो, या मेरे नज़दीक चीज़ें इस तरह से हों तो ज़्यादा बेहतर हो सकता है। नो डाउट कि वर्दी पैनल की राय जो है वो मुकद्दम है। तो आप इस तरह से कॉन्ट्रडिक्ट करते हुए अपनी भी बात को उजागर कर सकते हैं और अच्छे तरीके से जवाब दे सकते हैं। लास्ट के ऊपर जब आप बाहर आने लगें सवाल व जवाब के बाद, जब आप बाहर आते हैं तो ये एक कंक्लूडिंग फेज़ होता है। वो जो 3 या 4 या 5 बंदे बैठे हुए होते हैं वो आपके बारे में डिस्कशन में लाते हैं आपस में चीज़ों को कि इस कैंडिडेट को हमने कितने मार्क्स देने हैं। अब ये डिपेंड करता है कि उन्होंने अपनी मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से की होती है। अमूमन जो पैनल का चेयरमैन होता है उसकी आर्गूमेंट को ज़्यादा अहमियत दी जाती है, लेकिन बाज़ औक़ात जो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन भी मार्क्स की होती है, लेकिन जो ज़्यादा जो अहमियत है वो पैनल के चेयरमैन की होती है। अगर आप पैनल के चेयरमैन को मुतमिन कर लेते हैं तो आप समझें कि आपके सिलेक्शन के करीब तरीन पहुँच गए हुए हैं। इन सारी चीज़ों के अंदर जो सबसे मेन किरदार होता है वो आपके कॉन्फिडेंस का होता है कि आप चीज़ों का सवालों का जवाब किस तरह से दे रहे होते हैं, और आपने जो पैनल के मेंबर्स होते हैं उनको किस तरह से टैकल किया हुआ होता है। तो जैसे ही कोई कैंडिडेट बाहर आता है तो जो 2 या 3 मिनट का गैप होता है उसमें वो मार्क्स लगाते हैं और डिसाइड करते हैं कि इस कैंडिडेट को कितने हमने मार्क्स देने होते हैं। अब जिस तरह मैंने आपसे कहा था कि आपके साथ मैं वो शेयर करूंगा कि किस तरह से बैठना है, तो आपके सामने एक पिक्चर आई है। इसमें आप देखेंगे कि एक कैंडिडेट इंटरव्यू पैनल के सामने बैठा हुआ है और उसने अपनी जो कमर है उसमें बैंड नहीं डाला हुआ है, वो एक स्ट्रेट कमर करके बैठा हुआ है, और जो उसके हाथ हैं वो बिल्कुल नीचे रखे हुए हैं, और सवाल जवाब वो इसी तरीके से कर रहा है, बल्कि वो इशारों का इस्तेमाल नहीं कर रहा। और एक अच्छा जो इंटरव्यू देने वाला होता है वो कम से कम अपने हाथ के इशारे को करता है, और जो अपनी पोजीशन है वो बिल्कुल जैसे ये कैंडिडेट बैठा हुआ है ऐसे ही वो अपनी पोजीशन को रखता है। इसी तरह एक और पिक्चर आपके सामने मैं शेयर करता हूँ, उसको भी आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो कैंडिडेट आपके सामने पिक्चर नज़र आ रही है ये बिल्कुल गलत बैठा हुआ है। इसके दोनों हाथ मेज़ के ऊपर हैं, इसका जो बैक है वो बेंड की हुई है, और ये एक कैजुअल वे के अंदर बैठा हुआ है, तो ये एक अच्छा अंदाज़ नहीं है। तो ये एक अच्छा अंदाज़ तसव्वुर नहीं किया जाता इंटरव्यू में। अगर आप चाहते हैं कि आपके इंटरव्यू में परफेक्शन आए तो आपको चाहिए कि आप मॉक इंटरव्यू ज़्यादा से ज़्यादा दें। आप 2 या 4 या 5 दफ़ा
इंटरव्यू मुख्तलिफ़ लोगों को दें जो सीनियर्स हैं या जो जानते हैं ट्रिक्स क्या होते हैं, स्किल्स क्या होती हैं इंटरव्यू के अंदर जाने के लिए, तो आप उनको ज़रूर इंटरव्यूज़ दें। याद रखें, मैंने जिस तरह पहले आपसे कहा है कि इंटरव्यू का मतलब ये नहीं होता है कि आपको कितने सवालों के जवाब आ गए हुए। बाज़ औक़ात आपके मुशाहिदे में ये बात आई होगी कि कई बंदों ने इंटरव्यू के सवालातों के जवाब, सवालात जो होते हैं उनके सही जवाब भी दिए और सारे के सारे दिए, लेकिन उनकी सिलेक्शन नहीं हो पाई। और जो लोग जो कई होते हैं उनके सवालात के जो जवाब होते हैं वो उन्होंने कम दिए होते हैं लेकिन उनकी सिलेक्शन हो जाती है। तो वो बात जो मैंने इंटरनल्स और एक्सटर्नल्स में आपसे ज़िक्र की है, वो सारी बातें जो मैंने आपको टिप्स बताई हैं, उन सारी बातों को अगर कोई फॉलो करता है तो जो सवाल आपको नहीं आता उस पर आप नो कह सकते हैं। दूसरा सवाल नहीं आता, नो कह सकते हैं, लेकिन गलत जवाब ना दें। अगर आपको नहीं आ रहा तो आप नो कह दें, अगला सवाल आपसे पूछ लिया जाएगा। वो भी नहीं आता तो कोई मसला नहीं, आप फिर नेक्स्ट कह दें। तो जिस तरह मैंने आपसे कहा था कि जो इंटरव्यू होता है वो आपके इल्म का नहीं होता, बल्कि वो चीज़ जो बताएंगे उसका इंटरव्यू होगा कि जो चीज़ आप बता रहे हैं वो कितनी आप दुरुस्त बता रहे हैं। तो ये बड़ा ज़रूरी है कि जो आप बता रहे हैं वो कितना आप दुरुस्त बता रहे हैं, कितनी दुरुस्त हिम्मत में और कितने फैक्ट एंड फिगर को सही बता रहे हैं। तो ये वो बुनियादी चीज़ें थी, मुझसे अक्सर लोग सवाल करते थे, स्टूडेंट भी सवाल करते थे, सर ये चीज़ों को बता दें। तो वो मैंने आपको एक मुख्तसरन, जो कि वीडियो लंबी हुई है, आपको बता दिया कि इंटरव्यू में किस तरह से बैठना है, जनरली इंटरव्यू में किस तरह से बैठना है और किन किन चीज़ों की इंटरव्यू में ज़रूरत होती है। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आए लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों से शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।